Welcome to Inspiring Minds Biology Lecture by Dr. Harminder। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अपना टॉपिक कवर कर लिया है एंड द टॉपिक दैट वी कवर्ड वाज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने जब लिविंग वर्ल्ड एज अ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इज द नेक्स्ट टारगेट। एंड ये जो पैटर्न मैंने चूज किया है क्वेश्चन आंसर्स का, दैट इज ऑब्जेक्टिव फोकस। बेसिकली जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के लिए तैयार करना चाहते हैं, अपने आप को डे 1 से ही गियर अप कर सकते हैं। एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे बायो को, जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप रिटेन करके बार बार रिपीट करने की कोशिश करोगे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू इज़ वेरी वेरी हाई। तो इसी होप के साथ कि जो भी इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं दे मेक थ्रू दिस, let's start with the today's lecture with the need focused question। ठीक है, जो हमारे जितने भी अब लेक्चर्स आएंगे अपकमिंग, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक लेवल से हायर लेवल तक रेंज करेंगे। इनिशियल लेक्चर्स हम बेसिक रखेंगे जो आपको आना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स में है, और जैसे जैसे हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मैं ऐड करूँगी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बियॉन्ड हैं हमारे सिलेबस के स्कोप में बट बियॉन्ड हमारे बुक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ ए सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल। अब देखो, हमने जब लेवल्स की बात की थी तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, बायोलॉजी मीन्स लिविंग। ठीक है, सो अगर मैं इन ऑप्शंस में से सबसे छोटे पार्ट्स की बात करूं तो वो एटम दिख रहा है, लेकिन एटम इज़ नॉट अ लिविंग एंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? सेलुलर, ऑर्गेनिज्मिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक। ये जो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल है ये एक्चुअली ऑर्गेनुलर लेवल है, इसीलिए ये है हमारा चॉइस ऑफ आंसर, दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, so this is the first question. Second question, ICBM stands for। अब देखो, ये क्लियरली हमारे लेक्चर्स में मेंशन्ड है, हमने बहुत सारे नॉमेनक्लेचर कोड सीखे हैं। सो इनमें से ICBM किसके लिए स्टैंड करता है? ICBM इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये हमने क्लियरली सीखा है कोड्स में, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सो बी इज़ माई चॉइस ऑफ आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। The third question is, the level of herbarium sheet does not carry information on। अब ये एक टैक्सोनॉमिकल एड थी, याद है हमने डिस्कस की है हर्बेरियम, एंड हर्बेरियम में हमने प्रेस्ड प्लांट पार्ट्स को रखना है। तो ऑब्वियसली हर्बेरियम में बेसिक डिटेल्स जो होनी चाहिए वो क्या होती है? नेम, किसने कलेक्ट किया, उस प्लांट का लोकल नेम, क्या डेट है। बट प्लांट की हाइट हम कभी भी वहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो हम इन 3 फैक्टर्स को तो मेंशन करेंगे हर्बेरियम पे, बट ये मेंशन नहीं होता क्योंकि प्लांट हैज इनडिटरमिनेट लेंथ और हाइट। ठीक है, ये ग्रेजुअली बढ़ती ही रहती है। ठीक है, एंड एज इट इज हाइट इज नॉट द पैरामीटर दैट वी मेंशन, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अब ये फैक्चुअल है, ये टर्म भी मैंने आपको लेक्चर में क्लियरली समझाया है कि जब भी मैं एवोल्यूशन की बात करती हूँ तो
हम डिस्कस तो एंसेस्ट्री करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स को डिस्कस करते हैं, बट ये एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारी फाइलोजेनी। तो यहाँ पे हमने टर्म फाइलोजेनी को चूज करना है रादर देन एंसेस्ट्री। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, फाइलोजेनी। Next, fifth question. The living organism can be unexceptionally distinguished from non-living on the basis of their ability for. अब अगर मैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करूँ तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स मेंशन किए हैं। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, रिस्पॉन्सिव है टच को लेकर, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। स्विचेस दे रिस्पॉन्स टू आर टच, फोन गैजेट ये हमारे टच को रिस्पॉन्स करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। सेकेंड इज इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। क्या हमारे ये फ़ोन्स, टैबलेट्स, ये सारे इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके खुद एवोल्यूट होते हैं? नहीं, इसमें जो चेंजेस है वो ह्यूमन माइंड की वजह से। रिप्रोडक्शन ये नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं है। ग्रोथ एंड मूवमेंट ये दोनों में ही देखी जाती है, बट दोनों के पैटर्न्स आर डिफरेंट। बट यहाँ पे जो अनएक्सेप्शनल है, जो सिर्फ लिविंग में ही हो सकती है, दैट इज इंटरैक्शन विथ एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी होती हैं और बड़े फेंट डिफरेंसेस पे हमने करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। ठीक है, अब ये ट्रिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट, क्या ये हर्बेरियम की स्टेटमेंट है? डेफिनेटली हर्बेरियम में यही होता है, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बी, बोटानिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। गार्डन्स के लिए हमने यही कैरेक्टर देखा है कि जितने भी गार्डन्स होते हैं उनमें प्लांट्स लिविंग होते हैं और हम इनको रेफर कर सकते हैं। सी, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब अगर मैं म्यूजियम की तरफ वापस जाती हूँ तो हमने म्यूजियम में प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात की है, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया है कि उनके स्पेसिमेंस होते हैं, ना कि फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ टर्म है इससे आपको हिंट मिलना चाहिए। पर लेट्स सी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि की इज़ अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। यस, हमने की को भी एक टैक्सोनॉमिक एड की तरह पढ़ा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी। और यहाँ पे किस वर्ड की वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? द वर्ड फोटोग्राफ, क्योंकि म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल के स्पेसिमेंस मिलते हैं हमें, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, द थर्ड नेम इन ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हमने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और भी वेरिएंट्स डिस्कस किए थे। अब ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते समय मैंने लेक्चर में क्लियरली बताया था कि जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है जीनस। जीनस के बाद क्या होती है? स्पीशीज, और स्पीशीज के नीचे क्या लाई करेगा? सब स्पीशीज। तो ये चीज़ एविडेंट है हमारी थ्योरी से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, सब स्पीशीज, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सफिक्स फाइटा इंडिकेट। देखो, जहाँ पे हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी थी, हमने हायरार्की सीखी थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, वहाँ पे हमने ये सफिक्स वाला एक फिगर भी देखा था, जहाँ पे मैंने हर एक कंपोनेंट के लिए जो भी 6 सफिक्स हैं वो डिस्कस किए थे। वहाँ से ये फैक्चुअल आंसर निकलता है, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द सफिक्स फाइटा इंडिकेट इज डिविजन। यस, प्लांट्स में हम ये चीज़ यूज करते हैं। यू कैन रिकॉल द नेम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये सारे हमने प्लांट्स के साथ सीखे हुए हैं 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, हम +1 में भी इनको डिटेल में जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब सीखेंगे।
एंड ये चीज़ हमने एक पिक्चर के थ्रू, एक पिक्टोरियल एविडेंस के थ्रू हमारे प्रीवियस लेक्चर में सीखी हुई है, ठीक है। सो यू कैन रेफर टू दैट इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि बाकी सारों के लिए हम क्या क्या सफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। सफिक्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बेसिक सफिक्सेस लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट फाउंड इन प्लांट बट नॉट एनिमल। अब अगर मैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करूँ तो ये दोनों लिविंग कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब लिविंग कैटेगरीज हैं तो बेसिक जो क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे वो तो ये फुलफिल करेंगे। मेटाबॉलिज्म दोनों में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होगी, एसेक्सुअल मोड्स भी ये दोनों में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इनसे मल्टीप्लाई करने का तरीका है। प्लांट्स हायर हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शो करेंगे, एनिमल्स भी हायर हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लोअर प्लांट्स एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे, लोअर एनिमल्स भी। लेकिन ये जो थर्ड आंसर है हमारा ऑटोट्रोफी, ये प्लांट का ही पार्ट है। अब आपको पता है, ये आपने बार बार ये टर्म सीखा है, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स कौन होते हैं? वो जो अपना खाना खुद बना सके। एंड अपना खाना खुद बनाते कौन है? प्लांट्स। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में खुद के लिए फूड क्रिएट कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स अपने फूड के लिए हमेशा प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेट करते हैं। बेसिकली ये उनको ही अपनी सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर जो प्लांट्स में है बट एनिमल्स में नहीं है, वो क्या है? ऑटोट्रोफिक। सो माय चॉइस ऑफ आंसर इज सी, ऑटोट्रोफी। नेक्स्ट हमारे 10th क्वेश्चन में द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। अगर मैं जीनस की बात करूँ तो जीनस हायरार्की में अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो किस लेवल पे आता है? सेकेंड लेवल पे। यानी कि उससे नीचे वाला लेवल किसको बिलोंग करता है? स्पीशीज। हमें याद होगा हमने कैसे पढ़ा है, नीचे स्पीशीज होती हैं, फिर जीनस है, फिर आगे फैमिली है, इस तरह से आगे हम असेंड करते हैं। तो जिनके कैरेक्टर जीनस के कंपैरिजन में कम जनरल है वो कौन है? स्पीशीज। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी हमने बार बार डिस्कस किया। जितना हम ऊपर जाएंगे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा हो जाएंगे बट सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और जितना हम लोअर एंड पे रहेंगे, नीचे रहेंगे हायरार्की में, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम, सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आंसर इज ए, स्पीशीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो ये भी हायरार्की से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड हमने क्या सीखा है, हायरार्की क्या कहती है कि हमने किस तरह से इन सब की प्रेजेंटेशन देखनी है, ठीक है। अब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किस पैटर्न में होते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैंने ध्यान में रखा है तो ये आंसर भी कम्प्लीटली क्लियर है एंड द आंसर इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज अ सीक्वेंस जहाँ पे कोई भी चीज़ हैफेजेड नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। तो आवर आंसर इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, राइट। So this is the correct sequence. Next, a group of plants and animals with similar trait of any rank is. अब ये स्टेटमेंट हमने लेक्चर में डिस्कस की है। बेसिकली दिस इज अ NCERT statement and this statement is used to describe term A, that is taxon. So a group of plants या animals जिनमें traits similar होते हैं, जो एक रैंक के हैं, उनको हम एक taxon में कंसिडर करते हैं। So the answer here is taxon. Next question is metabolism. Metabolism हमने सीखा है, metabolism is what? It is breakdown. एंड मेटाबॉलिज्म को हमने दो पार्ट्स में सीखा था, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब
अगर ये दो टर्म मुझे मेटाबॉलिज्म के साथ याद है तो इसका आंसर भी हम इजीली बता सकते हैं। पहला, रिलीज ऑफ एनर्जी। यस, हमने सीखा था कैटाबॉलिज्म जब कोई भी चीज़ टूटती है तो एनर्जी रिलीज करती है, एक करेक्ट आंसर हो सकता है। बी, गेन ऑफ एनर्जी। अब एनाबॉलिज्म याद करें तो एनाबॉलिज्म में हमने क्या सीखा है कि एनर्जी लेकर चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं, ठीक है। सी इज कैटाबॉलिज्म यानी कि टूटना, ये रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि ए एंड सी सेम हो गया। लेकिन जो डी आंसर है वो क्या है, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि ये किन दो पैरामीटर्स की बात करें, ना ही ये सिर्फ कैटाबॉलिज्म कह रहा है ना ही ये सिर्फ एनाबॉलिज्म कह रहा है, ये कह रहा है कि गेन यानी कि यस, गेन इज इंडिकेटिव ऑफ एनाबॉलिज्म, रिलीज इज इंडिकेटिव ऑफ कैटाबॉलिज्म। So metabolism is nothing but catabolism plus metabolism. So यहाँ पे आंसर इज डी। ओके, हमारा 14th क्वेश्चन। द 14th क्वेश्चन says what is nomenclature। अगर मैं अब nomenclature की बात करती हूँ तो nomenclature में हमने बहुत सारे पैरामीटर्स सीखे हैं कि हम कॉमन नेम लिखते हैं, ऑर्गेनिज्म का हमने बायनॉमियल नेम लिखता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जहाँ मैंने लेक्चर में डिस्कस किए हैं वहाँ पे इनके रूल्स भी बताए हैं। तो अगर हमें वो लेक्चर याद है, ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में है, तो इसका आंसर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने पहला ऑप्शन देखते हैं, जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज। ये गलत है, क्यों? क्योंकि जीनस का नेम हमेशा स्पीशीज के नेम से पहले आता है। जीनस एंड स्पीशीज नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। अब ये हमने रूल में सीखा है कि जीनस एंड स्पीशीज नेम को हम इटैलिक्स में लिखते हैं, नहीं डी इज द करेक्ट आंसर। बट बाकी दो आंसर्स को भी हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, क्या ये सही है या इसमें भी कोई गलती है। जीनस एंड स्पीशीज है सेम नेम, जीनस एंड स्पीशीज के सेम नेम कब होते हैं, जब वो टॉटोनिम होता है। हर कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता और ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट नहीं है। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज कैपिटल। अब ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल होता है बट स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। तो जब मैं सारे ऑप्शंस को थरली रीड करती हूँ तो बाकी सारे तो कैंसिल हो जाते हैं। बी जो मुझे पहले ही सही लग रहा था वही हमारा करेक्ट आंसर है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारे पास चार साइंटिस्ट के नेम है, लीनियस, ह्यूगो, जॉन रे, हक्सले। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन एंड इसका आंसर भी एकदम क्लियर है, एविडेंट, लीनियस। यस, लीनियस इज द कंट्रीब्यूटर जिसने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसमें हम दोनों स्पीशीज एंड जेनेरिक नेम मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज व्हाट इज होमोनिम। अब देखो ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे हमने टॉटोनिम पढ़ा है तो हम इसको टॉटोनिम के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एड ऑन क्वेश्चन हैं जो हमारे कोर्स बुक में तो अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि हम एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हमने करना होता है। तो ये वन सच क्वेश्चन है जो नियर सिलेबस है एंड कैन बी वन एक्सेप्शनल क्वेश्चन इन द पेपर, ठीक है। एंड द टर्म इज होमोनिम। अब होमो मीन्स सेम, निम इज नेम। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमने सीखा है कि जिनके नेम सेम होते हैं हम उनको होमोनिम्स कहते हैं। लेकिन अब ये जो होमोनिम है ये किसके लिए यूज हो रहा है, क्योंकि जो हमारी ऑप्शन है वो क्या कह रही है। अब देखो, आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टैक्सा। आइडेंटिकल मतलब सेम, दो डिफरेंट टैक्सा, यानी कि ये आंसर हो सकता है। सेकंड, टू और मोर नेम्स ऑफ सेम टैक्सॉन। सेम टैक्सॉन के दो नेम होमोनिम नहीं हो सकता, दो अलग अलग चीज़ों का होता है। सो डी आंसर इज रॉन्ग। नेम गिवन टू टैक्सॉन इन लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज में टैक्सॉन का नाम तो होमोनिम नहीं हो सकता बिकॉज ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने कभी सीखा नहीं है। एंड यूजुअली जो लोकल लैंग्वेजेस के नेम है हम उनको किस तरह के नेम्स कहते हैं, कॉमन नेम्स। होमोनिम्स हमने कभी भी नहीं कहा, ठीक है। अब डी ऑप्शन, स्पीशीज नेम रिपीट्स दी जेनेरिक नेम। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि स्पीशीज नेम एंड जेनेरिक नेम की रिपीटेशन की बात हुई है।
बट याद करो, हमने जब फैक्ट्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो स्पीशीज़ एंड जेनरिक नेम जब रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉटोनिम। तो हमने यहाँ पे इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। बट अभी भी अगर डाउट है मन में कि ए है या डी है आंसर, तो हम आंसर की तरफ क्लिक होते हैं। हमने आंसर है ए। अब जिनको ये डाउट था कि शायद टॉटोनिम को ही हम होमोनिम कहते हैं, तो उनके लिए इसके बाद वाली स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली होमोनिम होता क्या है और इसमें हमने क्या सीखना है। बेसिकली एक एग्जांपल लेती हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। क्यूवियर ने जीनस इशिनिडा 1907 में यूज़ किया था स्पाइनी एंटीटोज के लिए, ठीक है। और फॉस्टर ने भी इशिनिडा यूज़ किया था मोरे ईल्स के लिए, बट 77 में। अब देखा जाए तो फॉस्टर ने ये काम पहले किया है एंड क्यूवियर ने ये काम बाद में किया, बट उन्होंने सेम नाम दे दिया, ठीक है, दो अलग अलग टैक्सॉन्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर हो गया कि जब सेम नाम होता है दो अलग अलग टैक्सा का, तो उसे हम होमोनिम कहते हैं। पर क्या इस तरह के नेम्स एग्जिस्ट करते हैं? जो हमारी नॉमेनक्लेचर की बॉडी है वो कहती है कि जो दो नेम पब्लिश हुए हैं या दो से ज़्यादा भी हैं, तो जो होमोनिम बाद में आया है वो इलेजिटिमेट है, दैट मीन्स वो नल एंड वॉइड है। तो अगर मैं क्यूवियर की बात करूँ तो उसका जो प्रपोज नेम है वो कंसिडर नहीं होगा, फॉस्टर के नेम को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने लर्न करना है। होमोनिम को टॉटोनिम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। टॉटोनिम इज जीनस एंड स्पीशीज की रेपिटेशन एंड होमोनिम इज दो अलग अलग टैक्सा का सेम नाम होना, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट ऑफ टैक्सा इज, एंड दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्पीशीज। हमारे चार ऑप्शन हैं यहाँ पे, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है मुझे ज़्यादा हिंट करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे फैक्ट्स क्लियर हैं आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू द आंसर एंड दिस आंसर इज स्पीशीज। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। अब हमने जब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ किया था टर्म, और जब हमने इसकी डिटेल्स की थी लेक्चर में, तब मैंने यही एग्जांपल यूज़ भी किया था, ठीक है, लेक्चर में, मैंगिफेरा इंडिका। लेकिन अब यहाँ चार ऑप्शन है, चारों में सेम नाम लिखा हुआ है, तो कौन सा मैंगिफेरा इंडिका करेक्ट है? इस चीज़ को समझने के लिए वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो हमारे रेस्क्यू में आएंगे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या कहते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सबके फर्स्ट लेटर जीनस के कैपिटल हैं, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सेकंड, कि जो स्पीशीज़ नेम है वो स्मॉल होनी चाहिए। अब हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन ऐसी है जहाँ पे स्पीशीज़ स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में इंडिकेटेड है। दैट मीन्स कि मेरा करेक्ट आंसर ईदर ए या सी हो सकता है। बट हमने एक और रूल भी सीखा है और यहाँ हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, जो भी नॉमेनक्लेचर वाले टर्म्स है या बायलॉमियल नेम्स है वो हम किस तरह से लिखते हैं, इटैलिक्स में, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज सिंपल रोमन एंड सी इज इटैलिक्स। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यस, करेक्ट। सो रूल्स के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, निकोटीना इज। अब इस वर्ड को देखकर क्या मुझे क्लू मिल सकता है कि ये क्या हो सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, स्पीशीज, सब स्पीशीज, जीनस एंड क्लास, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर मैं चार ऑप्शन देखूं तो डी ऑप्शन पहले ही नल एंड वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं हमने कभी भी क्लास डिस्कस नहीं की। नॉमेनक्लेचर में हम क्या लिखते हैं, जीनस एंड स्पीशीज, और अगर ये ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है तो सब स्पीशीज, यानी कि ए, बी एंड सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, बट डी कभी भी हमारा ऑप्शन
नहीं होगा। अब इनको रूल आउट करने के लिए पहला वर्ड ही काफ़ी है। पहला वर्ड किस लेटर से लिखा है? इट इज़ इन अपर केस या कैपिटल्स, और स्पीशीज एंड सब स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर्स या लोअर केस में लिखे जाते हैं। सो दिस इज जीनस। यस, देखा कितनी इजीली हम रूल्स को याद रख के अपने आंसर्स की तरफ हेल्प कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, जीनस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फाइलम वाज कॉइन्ड बाय। अब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर फैक्ट क्लियर है तो आप सीधा आंसर पे जंप कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज हैकल। यस, हैकल वाज द पर्सन हु टर्म द वर्ड फाइलम, या जिसने वर्ड फाइलम को कॉइन किया था। ठीक है, अब जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरी और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी है हमने बहुत ध्यान से लर्न करनी है। एनसीईआरटी में यूज हर एक साइंटिस्ट और उसकी कंट्रीब्यूशन हमने स्पेशली मेंशन करनी है अपनी एक स्पेशल नोटबुक में, ताकि जब एग्ज़ाम को हम अप्रोच करने वाले हैं तो सारी वॉल्यूम्स पढ़ने की बजाय वो 2-4 शीट्स जिसमें सारे साइंटिस्ट मेंशन है वो हम गो थ्रू कर सकें। These scientists and their contributions are important question, and ये हमने लर्न करने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स इज योर्स। ठीक है, तो इसी तरह से फोकस रहिए, अपना काम करते रहिए। विल मीट अगेन with the new lecture, so keep preparing.